Hello student. Today we start a new lecture, डेंगू फीवर. ठीक. तो वन डे वन डिजीज में जो थर्ड लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेंगू. तो डेंगू एक फेब्राइल इलनेस है. ठीक. फेब्राइल इलनेस का मतलब क्या है? फेब्राइल इलनेस मतलब इसमें फीवर होता है. फेब्राइल इलनेस का मतलब है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीवर होता है, जो कि एक वायरस के कारण होता है. ये बीमारी एक वायरस के कारण होती है जिसका नाम है डेंगू वायरस. कॉज्ड बाई अ वायरस. और ये वायरस कौन सा है? डेंगू वायरस. ठीक. डिजीज का जो नाम है वही नाम उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का है. ठीक. तो डेंगू वायरस. ठीक. ये एक आरएनए टाइप का वायरस है. सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. आरएनए वायरस है. ठीक. तो डेंगू एक फेब्राइल इलनेस है, मतलब कि एक ऐसी बीमारी जिसमें फीवर होता है. ठीक. और ये एक वायरस जिसका नाम डेंगू वायरस है उसके कारण होता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है. ठीक है. तो जो डेंगू वायरस है इसके चार टाइप हैं. इन टाइप्स को हम सीरो टाइप बोलते हैं. ठीक. तो देयर आर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वायरस. ठीक. which are called serotype which are called which are called serotype. ठीक. इसको हम सीरोटाइप बोलते हैं. these are referred as and and these are these are referred as कौन कौन से? देखो, डेंगू को हम DEN से डिनोट कर दे रहे हैं और वायरस को V से. ठीक. तो वन. ठीक. डेंगू वायरस का टाइप 2. ऐसे ही टाइप 3 है. ठीक. और डेंगू वायरस का अगला सीरोटाइप, लास्ट सीरोटाइप 4. ये चार सीरोटाइप है. लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि अगर ये डेंगू वायरस सेम है तो क्या कारण है कि इनके चार टाइप बन रहे हैं? ठीक. तो इसका आंसर है हमारा इम्यून सिस्टम. तो ऐसा है कि ये जो वायरस हैं ये हैं तो सब के सब सेम, लेकिन होता क्या है कि इनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है. ठीक. जैसे एक ही घर के दो भाई. ठीक. हैं तो दोनों सेम, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी पहचान में अंतर होगा ही होगा. तो इस पहचान में अंतर को मेडिकल लैंग्वेज में एंटीजेनिक वेरिएशन बोलते हैं. ठीक. तो ये मान लो चार वायरस हैं, इन पर हम कुछ परिवर्तन कर दे रहे हैं. जैसे ये ग्रीन डॉट से कर दिया, ये रेड डॉट कर दिया, यहाँ पे वाइट डॉट कर दे रहा हूँ. ठीक. और यहाँ पे ब्लू डॉट कर दे रहा हूँ. ठीक है तो चारों सेम, लेकिन इनमें हो क्या रहा है? इनमें हो रहा है एंटीजेनिक वेरिएशन. क्या हो रहा है? एंटीजेनिक एंटीजेनिक वेरिएशन. ठीक. इनका कुछ कोई एंटीजन मतलब डिफरेंट हो गया है, जिसके कारण एंटीजेनिक वेरिएशन हो रहा है. ठीक.
इस एंटीजेनिक वेरिएशन के कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम है, मान लो दिस इज टी लिम्फोसाइट, ठीक है, और ये रहा हमारा बी लिम्फोसाइट। तो इस एंटीजेनिक वेरिएशन के कारण हमारा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट यानी कि दैट इज इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम इसको अलग अलग वायरसेस के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये चारों अलग अलग वायरस हैं, ठीक, कोई एक वायरस नहीं है। तो ये सारा खेल जो चार टाइप हैं, ये सारा खेल हमारे इम्यून सिस्टम का है। दीज आर फोर सीरोटाइप, दीज आर फोर सीरोटाइप ऑफ सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू वायरस, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि हर सीरोटाइप के खिलाफ, चूंकि इम्यून सिस्टम अलग अलग इनको पहचान रहा है, तो हर सीरोटाइप के खिलाफ एक अलग एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। मतलब इम्यून सिस्टम हर सीरोटाइप के लिए एक अलग टाइप की एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका टाइप टू डेंगू वायरस है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही वायरुलेंट होता है, ठीक, यानी कि ज़्यादा ही खतरनाक होता है। तो टाइप टू इज टाइप टू इज मोर विरुलेंट, ठीक है, टाइप टू इज मोर विरुलेंट। आइए देखते हैं कि ये जो डेंगू फीवर है ये फैलता कैसे है। तो चूंकि ये अपने आप तो फैलता नहीं है, इसके लिए एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक। और इस केस में जो वेक्टर बनता है वो है एक मॉस्किटो, और उस मॉस्किटो का नाम है एडीज एजिप्टाई, ठीक, एडीज एजिप्टाई। ये मॉस्किटो करता क्या है कि फीमेल मॉस्किटो इसकी ये फ्रेश वाटर में अंडे देती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फीमेल मॉस्किटो, फीमेल, भाई मेल तो अंडा देगा नहीं, फीमेल ही देगी। तो फीमेल मॉस्किटो लेज, लेज चिप्स वाला पैकेट नहीं, लेज एक्स एक्स इनटू इनटू फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक। तो जो ताज़ा पानी होता है, ठीक, लाइक फ्रेश वाटर, जैसे कूलर में आप, जो कूलर होता है उसमें आप पानी भरते हो जिससे कि ठंडी हवा मिल सके, और अगर बारिश के मौसम में आप टायर ट्यूब जमा किए हो तो उसमें पानी भर जाता है। तो ऐसे ही फेवरेबल कंडीशंस की तलाश रहती है इन मच्छरों को, ठीक। तो ये मॉस्किटो क्या करेंगे, इन फ्रेश वाटर्स में ये क्या करते हैं, एग्स को देते हैं। अब ये जो एग्स हैं, ये जो अंडे दिए गए हैं, ये इनमें से बच्चे बाहर आएंगे। तो बेबीज, जो बेबीज हैं, बेबीज comes out from comes out from these comes out from these eggs, ठीक। अब जब अंडों से बच्चे बाहर निकले हैं तो भूख तो उनको लगेगी ही। तो भूख के लिए क्या करते हैं कि ये लोगों को काटना चालू करते हैं, जिससे इनको ब्लड मील मिल सके और उससे वो अपना न्यूट्रिशन पा सकें, ठीक है। तो अगर इस चक्कर में ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसमें डेंगू के वायरस होंगे, उनको अगर बाइट करता है, इफ these mosquito these mosquito keto bites infected person infected person person for ब्लड मील, तो वायरस क्या होगा, वायरस इन मच्छरों में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इन मच्छरों के अंदर वो वायरस आ जाएंगे, ठीक है। अब यही वायरस लेकर के ये जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे, इफ दे बाइट, इफ
they bite a healthy person for for blood meal, तो क्या करेंगे? देन दे इंट्रोड्यूस देन दे इंट्रोड्यूस दे इंट्रोड्यूस वायरस into virus into that healthy person, into that healthy healthy person, ठीक। अब इस व्यक्ति में तो इसने जो वायरस है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, दीज आर वायरसेस, ठीक। तो नाउ दिस पर्सन बिकम्स इन्फेक्टेड। कैसे इन्फेक्ट हुआ? अगर इस पर्सन का इम्यून सिस्टम, चूंकि रिस्पॉन्स तो लेगा ही इम्यून सिस्टम, अगर विन कर जाता है, मतलब जीत जाता है इसके अगेंस्ट में वार, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं जीत जीत पाता तो ये डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा और पेशेंट पर्सन पर्सन डेवलप डेवलप डिजीज डिजीज कंडीशन दैट इज डेंगू फीवर, ठीक। डेंगू फीवर। तो ये एक मॉस्किटो है, ये एक मॉस्किटो है जो कि वेक्टर के रूप में काम कर रहा है, ठीक। एक दूसरे पर्सन में ये मॉस्किटो इस वायरस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर अगर ये इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं प्रिकॉशन के तौर पर? देखो, प्रिकॉशन के तौर पर हम क्या करेंगे? प्रिकॉशन के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि जो स्टैग्नेंट वाटर है, ठीक, प्रिकॉशन प्रिकॉशन के तौर पर हम ये करेंगे कि जो स्टैग्नेंट वाटर है या जो स्टेडी वाटर है, इनको रिमूव करना है। रिमूव ऑल द स्टोर्ड वाटर आर स्टैग्नेंट, जो रुके हुए पानी के स्रोत हैं, इनको हमें रिमूव कर देना है। इकट्ठा करके पानी कहीं पे रखना नहीं है, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। नाउ हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस किस तरीके से होती है इस बीमारी में। तो एक हेल्दी पर्सन को जब ये डेंगू का मॉस्किटो बाइट करता है, तो बाइट करने के बाद ये क्या करेगा? वायरस को उस व्यक्ति के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक। दीज आर वायरसेस। तो इन वायरस को शरीर के अंदर जब इंट्रोड्यूस कर दिया, तब क्या होगा? तो इस स्किन के अंदर कुछ इम्यून सेल्स रहते हैं, ठीक। इस स्किन के अंदर कुछ इम्यून सेल्स रहते हैं। उन इम्यून सेल्स को हम क्या बोलते हैं? उन इस इम्यून सेल्स को हम लैंगरहैंस सेल बोलते हैं, ठीक। दीज आर इम्यून सेल्स, ठीक। तो ये क्या करेंगे? ये जो लैंगरहैंस सेल है, ये एज ए पेट्रोलिंग सिपाही होते हैं। जैसे कहीं पर गश्त लगाने वाले सिपाही, वो क्या करेंगे कि अगर कहीं पे डाका डाला जा रहा है, कहीं पे चोरी हो रही है, तो वो उन चोर को पकड़कर एक स्थान से दूसरी जगह अपने बड़े अफसर के पास ले जाएंगे, थाने में ले जाएंगे, जहाँ पर सिपाहियों की और बड़े अधिकारियों की भरमार होती है। तो उसी तरीके से ये जो लैंगरहैंस सेल है, ये जो लैंगरहैंस सेल हैं, ये पेट्रोलिंग करने वाले सिपाही हैं स्किन में। तो ये करते क्या है? ये इन वायरसेस को पकड़ लेते हैं, ठीक। इनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये शरीर का हिस्सा नहीं है, ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको, इस फॉरेन ऑब्जेक्ट को, इस वायरस को ये एनगल्फ कर लेंगे। एनगल्फ करके उसके अगेंस्ट में फाइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। बट है ये वायरस विरुलेंट, ठीक। विरुलेंट होने के कारण क्या होता है कि ये वायरस इस जो पेट्रोल करने वाले सिपाही हैं, दैट इज लैंगरहैंस सेल को इन्फेक्ट कर देंगे।
ये वायरस क्या करेंगे, इसको इन्फेक्ट कर देंगे। इन्फेक्ट करने के बाद इसमें ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। ये वायरस इस लैंगरहैंस सेल के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, दैट इज रेप्लिकेट करने लगते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब इससे बात नहीं बनती है तो ये अपने बड़े सिपाही के पास ले जाएगा। बड़े सिपाही मतलब कौन कौन से हैं, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम्स। यहाँ पे सिर्फ बना रहे हैं कि ये लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम के पास जब लेके जाएगा तो यहाँ पर जो टी सेल और बी सेल हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, वो भी इनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं लिखा है द वायरस इन्फेक्ट्स एंड रेप्लिकेट इनसाइड द लैंगरहैंस सेल, मतलब वायरस इस इस लैंगरहैंस सेल के अंदर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं लैंगरहैंस सेल, एलसी यानी कि लैंगरहैंस सेल, ठीक। तो इसके अंदर ये अपना रेप्लिकेशन करने लगते हैं। और लैंगरहैंस ऐसा है नहीं कि लैंगरहैंस सेल चुपचाप बैठेंगे, ये सिक्रीट करते हैं, ये रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन, ठीक। इस इंटरफेरॉन की मदद से ये इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेकिन जब लेकिन जब इन लैंगरहैंस सेल से ये बात नहीं बनती है, तो नाउ इन्फेक्टेड लैंगरहैंस सेल गोज टू लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम में को जो है लिम्फेटिक सिस्टम्स के पास ये जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम्स में आपका टी सेल्स है, ठीक, टी सेल्स है यहाँ पे, टी सेल्स, और कौन सा है, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, दीज आर बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये टी और बी लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं, जब इनके पास ले जाया गया तो इस लिम्फेटिक सिस्टम से, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम्स है, इस लिम्फेटिक सिस्टम से ये जो वायरस है ये निकल कर ये निकल कर कहाँ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में चले आएंगे, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम से। नाउ दे मूव ऑन ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और यहाँ ब्लड में आने के बाद इसको हम कहेंगे कि दिस इज वायरीमिया। वायरीमिया का मतलब है वायरीमिया, ठीक, दिस इज वायरीमिया, दैट इज increased level of virus increased level of virus into ब्लड स्ट्रीम, ठीक। ब्लड स्ट्रीम में वायरस की मात्रा अब बढ़ गई है, ये वायरीमिया का स्टेट है, ठीक। तो मैंने बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम्स क्या करेंगे कि इन वायरसेस को धीरे से उठा करके ब्लड में डाल देंगे। भाई लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन हो रहा है यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में, तो ब्लड सर्कुलेशन में इसी लिम्फेटिक्स के थ्रू ये ब्लड सर्कुलेशन में आ गए, और यहाँ पर भी ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। और वायरीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई, दीज आर द वायरसेस, ठीक है। अब जब इसका लेवल बढ़ गया तो क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स का एक्टिवेशन होगा, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि इन्फ्लामेशन इनिशिएट होगा, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन इनिशिएट होगा। और इन्फ्लामेशन इनिशिएट होने के कारण सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स आएंगे और और डिजीज स्टेट क्रिएट होगी, ठीक है, डिजीज स्टेट क्रिएट होगी। नाउ एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ ब्लड में तो वायरस रहेंगे नहीं, ये बॉडी के अदर टिश्यूज में भी स्प्रेड होंगे। तो दीज वायरसेस सो दीज वायरसेस दीज वायरसेस spread to these viruses spread to other organs, to other organs, ठीक। और जहां जहां पर ये जाएंगे वहां वहां पर इम्यून सेल्स इनको मारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लाइक ये बोन में जाएंगे, ठीक, अगर ये बोन में जा रहे हैं तो बोन में भी इन्फ्लामेशन होगा, ठीक, यहाँ भी
इन्फ्लामेशन होगा। ठीक, यहाँ पर भी इनके खिलाफ साइटोकाइंस रिलीज होंगे। ठीक, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। ठीक, नाउ यहाँ पर मैंने एक पहले बताया था कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। तो ब्रेक बोन फीवर क्यों बोला जाता है, इसका कारण अब यहाँ से स्पष्ट होगा। ठीक है, तो बोन में, चूंकि बोन में होता है बोन मैरो, ठीक, दिस इज बोन, और इसके अंदर ये रहा बोन मैरो। ठीक है, ये है बोन मैरो। इस बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स क्रिएट होते हैं। ठीक, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन लेकिन इस बीमारी में, डेंगू के बीमारी में बोन में इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक, बोन में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। और इन्फ्लामेशन के कारण वहां पर डिस्फंक्शन होगा। वहां पर क्या होगा, डिस्फंक्शन होगा। और डिस्फंक्शन होने के कारण वो जो बोन मैरो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, लाइक आरबीसीज को बनाना, डब्ल्यूबीसीज को बनाना, ठीक, और प्लेटलेट्स को बनाना, तो ये सारे काम ये नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आरबीसीज की कमी रहेगी। ठीक, आरबीसीज की कमी के कारण एनीमिया डेवलप होगा। ऐसे पेशेंट्स में जब हम सीबीसी की रिपोर्ट कराएंगे, उस सीबीसी की रिपोर्ट में आपको एनीमिया के सिम्टम मिलेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम रहेगा, आरबीसीज कम रहेंगे, डब्ल्यूबीसीज भी चूंकि कम बनेंगे। ठीक, डब्ल्यूबीसीज भी कम बनेंगे, जो कि पेशेंट आकर कभी कभार कहते हैं सफ़ेद खून की जांच करनी है, तो सफ़ेद खून मतलब डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज के कम होने के कारण, कम बनने के कारण क्या होगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया, दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया। पीनिया मतलब कमी। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स है, जो कि पेशेंट अक्सर कहता है भाई डेंगू में हमारा सर प्लेटलेट्स चेक करवा दीजिए। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स भी कम होंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों प्लेटलेट्स डेंगू के फीवर में कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, इसी कारण चूंकि इन्फ्लामेशन बोन्स में है, तो यहाँ पर पेन के भी सिम्टम आएंगे। तो पेशेंट बताएगा कि उसके हड्डियों में दर्द हो रहा है। ठीक है, इसी कारण से डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, क्योंकि इसमें बोन्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, और उस इन्फ्लामेशन का एक सिम्टम है पेन। ठीक, तो बोन्स में पेन हो रहा है, इसीलिए इसको हिंदी में, अगर हिंदी भाषा में बोले तो हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। ठीक, आम बोलचाल की भाषा में हड्डी तोड़ बुखार। अब आप समझ गए होंगे कि ये किस कारण से मैंने बोला था इसको ब्रेक बोन फीवर। नाउ नाउ इस वायरीमिया के कारण, यानी कि जो ब्लड में वायरस की मात्रा बढ़ गई है। ठीक, वायरस की मात्रा बढ़ने के कारण ब्लड में, तो वायरस के जो पायरोजेंस हैं, ठीक, ये पायरोजेंस रिलीज करेंगे सम टॉक्सिक मटेरियल, दैट इज नोन एज पायरोजेंस। ठीक, ये पायरोजेंस, इस पायरोजेंस के कारण क्या होगा, ये ब्रेन पर जाकर के हाइपोथैलेमस पर टेम्परेचर को हाइयर लेवल पे सेट कर देगा। ठीक है, ब्रेन में। तो क्या होगा, इससे इससे फीवर आएगा। ठीक है, फीवर दैट इज पायरेक्सिया।
पायरेक्सिया। तो दो सिम्टम अभी तक आपको पता चल गया है कि पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक, और इन्फ्लामेशन का बोन मैरो में डिसफंक्शन है, ठीक, जिसके कारण आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इनकी कमी हो जा रही है, ठीक है। तो लास्ट में लास्ट में क्या होता है कि अगर, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, अगर इफ इम्यून सिस्टम इफ इम्यून सिस्टम, ठीक, ये क्या करेगा, अगर अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम अल्टीमेटली इस फाइट को विन कर लेगा, ठीक, तो जो सिम्टम है वो सबसाइड कर जाएंगे, सिम्टम सबसाइड कर जाएंगे। अगर नहीं कर पाता तो डिजीज स्टेट कैरी होगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो क्या होगा, डिजीज स्टेट डिजीज स्टेट कैरी होगा। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिकवरी हो जाती है, ठीक, पेशेंट रिकवर्स। इस कंडीशन को हम कन्वल्सेंस बोलते हैं, ठीक, इस कंडीशन को हम कन्वल्सेंस बोलते हैं, वल्सेंस, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर कन्वल्सेंस हो गया तो पेशेंट एफेब्राइल कंडीशन में चला जाता है, पेशेंट बिकम्स पेशेंट बिकम्स एफेब्राइल एफेब्राइल, ठीक है, दैट इज पेशेंट बिकम्स असिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक, ठीक। जो सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे थे वो सिम्टम धीरे धीरे सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन लेकिन अगर डिजीज स्टेट कैरी होती है, नेक्स्ट पेज में हम लिख दे रहे हैं, इफ डिजीज स्टेट इफ डिजीज स्टेट कैरी, तब क्या होगा, तब इसे पोस्ट फेब्राइल कन्वल्सेंट मॉर्बिडिटी होती है, इससे पोस्ट फेब्राइल, अगर डिजीज स्टेट कैरी होती है, ठीक, डिजीज स्टेट बीमारी की अवस्था बनी रहती है, तो पेशेंट में सिम्टम तो आएंगे, और सम टाइम पेशेंट में पोस्ट फेब्राइल कन्वल्सेंट कन्वल्सेंट मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी होती है, ठीक है। अर्थात परेशानी की अवस्था डिजीज स्टेट बनी रहेगी, ये एक टेक्निकल टर्म दे दिया गया है, ठीक है। दैट मीन्स इन सब का पूरे का आशय ये है कि जो डेंगू फीवर है जो डेंगू फीवर है ये वैसे तो बेनाइन है, ठीक, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज बेनाइन। बेनाइन का मतलब है कि इससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहता, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक, लेकिन लेकिन कुछ कंडीशंस में सम टाइम इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड, बट सम टाइम इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड, और उस अवस्था में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ बेनाइन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ बेनाइन, ठीक। अब हम सिम्टम्स को देखते हैं कि इस बीमारी में कौन कौन से सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन सिम्टम, ठीक, कि डेंगू फीवर में कौन कौन से सिम्टम्स पेशेंट में मिलेंगे, ठीक। वन बाय वन देखते हैं। तो वायरस के कारण जो पायरोजेंस रिलीज हो रहे हैं वो क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिससे पेशेंट में फीवर होगा, ठीक। बोन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक, तो उसके कारण बोन में पेन होगा, ठीक, ये भी एक सिम्टम है। और चूंकि इन्फ्लामेशन है बोन्स में, तो जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन होगा, जिससे जॉइंट्स में पेन रहेगा। पेशेंट आपको बताएगा कि उसके जोड़ों में दर्द है, ठीक है। आर्थ्रैल्जिया, इसको मेडिकल टर्म दे दिया गया, आर्थ्रैल्जिया, ठीक। जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, ठीक है। और और क्या सिम्टम आएंगे फीवर में, जो वायरल फीवर होते हैं उसमें और भी सारे सिम्टम आएंगे, जैसे माइल्जिया, मसल पेन बताएगा, ठीक, माइल्जिया। नाउ देखो, अपने ओरल कैविटी में कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज का कलेक्शन होता है, जिसको टॉन्सिल्स बोलते हैं, ठीक। तो टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स, या जो एडिनॉइड्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर वायरस पकड़े गए इन टॉन्सिल्स में, तो यहाँ पर भी इनके खिलाफ एक्शन लिया ही जाएगा, और जिससे इन्फ्लामेशन मीडिएट होगा, ठीक है। इस इन्फ्लामेशन से वहाँ पे डिस्फंक्शन होगा। क्या क्या हो सकता है, सोर थ्रोट, ठीक, ये सिम्टम मिल सकता है, सोर थ्रोट। और क्या हो सकता है, और एक सिम्टम, टेस्ट डिसफंक्शन। पेशेंट बता सकता है कि उसे किसी भी चीज़ का जो खा रहा है वो उसका स्वाद नहीं मिल रहा है, ठीक, लॉस ऑफ टेस्ट या टेस्ट डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम मिल सकते हैं। और क्या हो सकता है, चूंकि टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं तो डिस्फेजिया भी मिल सकता है, कि निगलने में उसको दिक्कत हो रही होगी, डिस्फेजिया, फेजिया, ठीक। डिफिकल्टी इन swallowing, डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है। ये सिम्टम हो गए। और क्या हो सकता है, इसमें एब्डोमिनल सिम्टम भी मिल सकते हैं, लाइक एब्डोमिनल सिम्टम्स भी डेंगू के फीवर में मिल सकता है। कौन कौन से एब्डोमिनल सिम्टम्स मिल सकते हैं, लाइक नोजिया या वॉमिटिंग, कि उल्टी जैसा लग रहा है तो नोजिया, ठीक। और एक्ट ऑफ वॉमिटिंग तो वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग, ये सिम्टम मिल सकते हैं। और एब्डोमिनल पेन मिल सकता है, ठीक। एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन भी इसका एक सिम्टम मिल सकता है। ये सारे सिम्टम हमको याद करने रहेंगे। नाउ समटाइम्स, कभी कभार स्किन में रैसेस भी देखने को मिलते हैं, स्किन में रैसेस भी देखने को मिलते हैं। ये जो रैसेस रहते हैं ये मैक्यूलर या पेपुलर टाइप के होते हैं, ठीक।
जिनको मैक्यूल या पैप्यूल के बारे में नहीं पता है तो उनको बता दें कि मैक्यूल मतलब होता है कि धब्बा जैसा, मतलब जो दिखाई तो दे रहा है, स्किन के कलर से अलग कलर होगा उसका, ठीक। तो स्किन के कलर से अलग कलर होगा, दिखाई दे रहा है लेकिन महसूस नहीं होगा। लेकिन पैप्यूल पैप्यूल एक नोड्यूल टाइप का होता है, ठीक है, तो ये महसूस होता है, ठीक है। तो मैक्यूल या पैप्यूल टाइप के रैश मिल सकते हैं, रैसेस मिल सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? लाइक एक्सट्रीमिटीज पे, हाथ पैरों पे, ट्रंक पे या फेस पर। तो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? लाइक एक्सट्रीमिटीज पे, एक्सट्रीमिटीज पे या ट्रंक पर, ट्रंक पर या फेस पर, ठीक है। तो मैक्यूलर या पेपुलर टाइप के रैसेस मिल सकते हैं इसमें। और चूंकि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, थ्रोम्बो थ्रोम्बो साइटोपीनिया के कारण, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के कारण ब्लीडिंग मिल सकता है, ठीक। ब्लीडिंग अब कहीं भी हो सकता है, क्योंकि भाई ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा ही नहीं, तो क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग मिल सकता है। लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण ब्लीडिंग मिल सकता है, लाइक एपिस्टैक्सिस हो गया या गम ब्लीडिंग हो गया, एपिस्टैक्सिस टैक्सिस या गम ब्लीडिंग हो गया, मसूड़ों से खून आने लगा, ठीक। क्योंकि भाई थ्रोम्बोसाइट है ही नहीं, प्लेटलेट्स हैं ही नहीं कि एग्रीगेट करके वो क्लॉटिंग करा सके, ठीक। तो ये सारे सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नाउ वी मूव ऑन इन्वेस्टिगेशन, कि अब ये सारे सिम्टम हो गए, डेंगू को भी हमने जान लिया कि किसके कारण हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है ह्यूमंस में, ठीक, ये सारी चीज़ें जान लिया। अब अगर ओपीडी में पेशेंट इन सब चीज़ों के साथ आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो डेंगू का पेशेंट है? तो उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं, उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं। उन इन्वेस्टिगेशन के बारे में अब हम देखेंगे कि उन इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम कैसे रूल आउट करेंगे कि ये पेशेंट डेंगू का है, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो कराया जाता है, कोई भी पेशेंट अगर फीवर की समस्या लेके आ रहा है तो आमतौर पर कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाया जाता है। तो ये जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है, इसमें हमें देखना क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है, हमने बताया कि डेंगू के फीवर में बोन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, और बोन में इन्फ्लामेशन होने के कारण हमें एनीमिया पेशेंट में दिखाई देगा, ठीक। कहाँ दिखाई देगा? सीबीसी के रिपोर्ट में कैसे देखेंगे कि हीमोग्लोबिन पेशेंट का डिक्रीज मिलेगा। और क्या डिक्रीज मिल सकता है? आरबीसी, यानी कि एरिथ्रोसाइट, ठीक, आरबीसी हमें डिक्रीज मिल सकता है। नाउ सेकंड हम मूव करेंगे टीएलसी की ओर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक। तो हमने बताया था कि चूंकि बोन में इन्फ्लामेशन है तो एनीमिया आरबीसी के कम होने के साथ जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो भी कम होगा, दैट इज टीएलसी इस केस में डिक्रीज मिलेगा। और इस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूको ल्यूको साइटो ल्यूकोसाइटोपीनिया, ठीक है। ल्यूको मतलब वाइट, साइटो मतलब सेल, और पीनिया मतलब उसकी कमी, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस देखे गए हैं जिसमें टीएलसी बढ़ भी सकता है, ठीक। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मे बी इंक्रीज्ड भी मिल सकता है, ठीक है। नाउ प्लेटलेट्स का क्या होगा, ठीक। तो प्लेटलेट्स काउंट भी
कम होंगे। ठीक, जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है वो कितना है, 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख। ठीक है, तो इसमें इस केस में लेस देन 1 लाख प्लेटलेट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेटलेट काउंट क्या हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है इस केस में। तो सीबीसी के रिपोर्ट में हम जब देखेंगे प्लेटलेट काउंट डेंगू के केस में, तो ये डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, नाउ अब जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है यानी कि डीएलसी, इसमें हमें कुछ जो सेल्स हैं, ठीक, वो बढ़े हुए मिल सकते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, ये जो है हमें बढ़े हुए मिल सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है सीबीसी की रिपोर्ट में, जब हम कई सारे पेशेंट्स की सीबीसी रिपोर्ट देखेंगे और उसमें इस टाइप का पैटर्न अगर हमको मिलता है, तो ये पैटर्न अधिकतर ये पैटर्न अधिकतर जो वायरल डिजीज है, अधिकतर वायरल डिजीज में अधिकतर वायरल डिजीज में ये पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे कोई ये तो नहीं पता चल जाएगा कि पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। ठीक, तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है डेंगू डेंगू NS1 एंटीजन एंटीजन टेस्ट। ठीक है, अगर हमको किसी पेशेंट को ये टेस्ट प्रेस्क्राइब करना है, तो लोगों के दिमाग में रहता है आखिर इसको लिखेंगे कैसे। ठीक, इतना बड़ा, क्या इतना जितना बताया गया है इतना ही लिखा जाएगा, नहीं। आप सीधा प्रिस्क्राइब करते वक्त डेंगू NS1 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेंगू NS1 एंटीजन क्या है, तो ये जो एंटीजन है इसको नॉन स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, जो डेंगू का वायरस है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ठीक, ये आरएनए प्रोटीन को कोड करता है। ठीक, ये आरएनए प्रोटीन को कोड करता है। ठीक, तो इसमें कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल रहते हैं, कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल होते हैं और कुछ प्रोटीन नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं। ठीक, कुछ प्रोटीन नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं। इसी नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन में एक प्रोटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है NS1। ठीक, ये प्रोटीन करता क्या है कि इस वायरस के रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो इसी एंटीजन को पेशेंट के ब्लड में पता किया जाता है। ठीक है, तो डेंगू का टेस्ट ये रहा, डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। नाउ जब वायरस वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनती है, बनती है, ठीक, तो वो जो एंटी डेंगू एंटी डेंगू वायरस वायरस एंटीबॉडी बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है। तो इसमें इस एंटीबॉडी में दो टाइप की एंटीबॉडी बनती है। डेंगू वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बन रही है वो दो टाइप की बनती है, एक IgM टाइप की और दूसरी है IgG टाइप की। ठीक, होगा क्या कि ये जो एंटीबॉडी बन रही है, ये जा करके, लाइक ये एंटीबॉडी है, ठीक, ये जा करके वायरस को करते हैं ट्रैप। ठीक, ये जा करके वायरस को कर देंगे ट्रैप। मान लो ये वायरस है, ठीक, और ये रही एंटीबॉडी। ठीक, अब जब ये ट्रैप कर लेंगे तो यहाँ पर इम्यून सेल्स आ करके, ठीक,
इम्यून सेल्स आ करके ये क्या करेंगे, इनको मारना चालू कर देंगे। ठीक है, तो दो टाइप की एंटीबॉडी बन रही है शरीर में डेंगू वायरस के अगेंस्ट में। वो कौन कौन सी है, एक आईजीएम टाइप की है और दूसरी है आईजीजी टाइप की। जो आईजीएम टाइप की या आईजीएम वैरायटी की जो एंटीबॉडी है, ये शुरुआत में बनती है। ठीक, इनिशियली आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी बनती है और बाद में जो एंटीबॉडी बनेगी वो आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी बनती है। ठीक, तो ये रहे कुछ डेंगू के टेस्ट। पहला हमने सीबीसी करा लिया, सीबीसी में क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी वो मैंने बता दिया, और फिर डेंगू के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट जो कि NS1 एंटीजन टेस्ट है। ठीक, और अगर NS1 एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक, तो मतलब पेशेंट को डेंगू है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। ओपीडी लेवल पर पेशेंट में ट्रीटमेंट प्लान क्या है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट करते वक्त हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रीटमेंट करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है। ठीक, मतलब अगर मरीज में बुखार है या उसके बदन हाथ में दर्द है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल, ठीक, क्यों सिर्फ यही दवा प्रिस्क्राइब करेंगे, उसका कारण है। ठीक, जो पैरासीटामॉल है उसका एक्शन एंटीपायरेटिक तो है ही, एंटी पायरेटिक तो है ही। एंटीपायरेटिक मतलब कि ये बुखार को कम करेगा। दूसरा इसका एक्शन है एनाल्जेसिक का। ठीक, कि ये पेन को भी कम करेगा। ठीक, एनाल्जेसिक पेन को भी कम करेगा। नाउ जो थर्ड इसका काम है ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। ठीक, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी का माइल्ड एक्शन होता है, तो माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। एंटी इन्फ्लामेटरी लाइक झंडू बाम। ठीक, एक बाम तीन काम, तो एक पैरासीटामॉल तीन काम है कि इसका एंटीपायरेटिक एक्शन भी है, एनाल्जेसिक एक्शन भी है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है कि माइल्डली एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। ठीक, लेकिन इन सब में सबसे स्ट्रांग एक्शन जो होता है वो है एंटीपायरेटिक का, दैट इज पैरासीटामॉल इज स्ट्रांगली एंटीपायरेटिक इन एक्शन। ठीक है, तो हम डेंगू फीवर में क्यों सिर्फ पैरासीटामॉल देते हैं। अगर हम डेंगू फीवर में NSAID टाइप की ड्रग्स देते हैं, ठीक, NSAID टाइप की ड्रग्स देते हैं, लाइक हमने डाइक्लो दे दिया, एसिक्लो दे दिया, दर्द हो रहा है, कोई पेशेंट बताया कि उसको दर्द हो रहा है, एस्प्रिन दे दिया, तो होगा क्या कि ये सारी दवाएं ये प्लेटलेट को तोड़ने का काम करेंगी। ठीक है, तो ये प्लेटलेट को जब तोड़ देंगी तो वैसे ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो प्लेटलेट की और ज़्यादा कमी होने लगेगी। ठीक है, इसलिए प्लेटलेट्स की और ज़्यादा कमी होने लगेगी, इसीलिए हम जनरली इन दवाओं को अवॉइड करते हैं कि हमको ये नहीं देना है। ये एक बड़ा मार्क लगा दे रहे हैं कि इन दवाओं को हमको पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है, नाउ और कौन कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लाइक कि कि पेशेंट जो है कंप्लेंट करता है कि उसको एब्डोमिनल पेन है। ठीक, एब्डोमिनल पेन है, तो हम उसको डाइसाइक्लोमीन जैसी दवाएं दे सकते हैं। ठीक है, तो
ये डाइसाइक्लोमीन जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है नोजिया या वॉमिटिंग का, नोजिया या वॉमिटिंग का, वॉमिटिंग का, तो वी कैन गिव लाइक डोमपेरिडोन, डोम पेरिडोन या ऑन्डेन सेट्रॉन, ऑन्डेन सेट्रॉन जैसी दवाएं मरीज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, इस बीमारी में देखो प्लेटलेट का एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक, तो ऐसी दवाओं को हमको देने से बचना है जो कि प्लेटलेट्स के फंक्शन के साथ इंटरफियर करें, ये बात ध्यान देना। ठीक, तो हमें क्या करना है कि ऐसी दवाओं को देने से बचना है कि जो कि प्लेटलेट के एक्शन के साथ इंटरफियर करें, और एनएसएआईडी ग्रुप की जो दवाएं हैं वो प्लेटलेट के एक्शन के साथ इंटरफियर करती हैं, तो इसलिए इन दवाओं को हमको नहीं देना रहता है। लेकिन जो पैरासीटामॉल है, ठीक, ये पैरासीटामॉल प्लेटलेट के एक्शन के साथ इंटरफियर नहीं करती। ठीक, प्लेटलेट्स के फंक्शन के साथ इंटरफियर नहीं करती, इसलिए हम पैरासीटामॉल इसमें प्रेफर करते हैं। ठीक है, हमने बताया कि नोजिया या वॉमिटिंग है, या अगर एब्डोमिनल पेन है तो कौन कौन सी दवाएं हमको देनी रहती है। ठीक है, दो चीज हमको ध्यान में रखना है, तीन चीजें। पहला तो ये, फर्स्ट ये कि पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करना है। ये नहीं कि पेशेंट जो है थोड़ा सा आराम मिले दौड़ना भागना चालू कर दे। ठीक, तो पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करना है। ठीक है, दूसरा ये कि पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है। तो हमको उसको बताना रहेगा कि पानी की मात्रा की कमी ना होने पाए शरीर में, क्योंकि पानी जितना जाएगा उतना ज़्यादा जो है शरीर की धुलाई होगी, और धुलने से जो वायरस हैं वो शरीर से बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, और थर्ड जो है, थर्ड उसको एडवाइस करना है कि पेशेंट में गुड न्यूट्रिशन बनी रहे, उसके लिए उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है। ठीक है, तो गिव देम एडवाइस फॉर गुड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें खाए, पानी ज़्यादा पिए और रेस्ट करे, ये तीन चीज़ें हमको उसको स्ट्रांगली बताना है। ठीक है, और जो डिस्ग्यूसिया है यानी कि टेस्ट लॉस, ठीक है, जो डिस्ग्यूसिया है, डिस्ग्यूसिया, ये एक मेडिकल टर्म है फॉर टेस्ट लॉस। ठीक, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लॉस ऑफ टेस्ट, एंड जो एनोरेक्सिया है लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, तो ये कंडीशन होने पर भी पेशेंट को, ये कंडीशन होने पर भी पेशेंट को खाना खाना ही है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को वर्क करने के लिए, उसको ताकत पाने के लिए कि वो उस वायरस के अगेंस्ट में लड़ पाए, तो उसको ताकत चाहिए, और वो ताकत कहाँ से मिलेगी? गुड न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो अच्छा भोजन करने के लिए कहा जाए। ठीक है, और अगर अगर पेशेंट में अगर पेशेंट में कभी कभार पोस्ट फेब्राइल कन्वल्सेंट क्यूटेनियस हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ठीक, कभी कभार पेशेंट में, ये लास्ट पॉइंट है, कई बार पेशेंट में क्या होता है कि पोस्ट फेब्राइल मतलब कि बुखार आने के बाद, ठीक, कन्वल्सेंट ऑफ कन्वल्सेंट ऑफ क्यूटेनियस हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी। तो ये जो इतना बड़ा नाम है, इसको देख के घबराइए मत। इसका छोटा सा मतलब है कि
पोस्ट फेब्राइल फीवर के बाद जो रैश आ रहा है, जो रैसेस एक्सट्रीमिटीज पर, ट्रंक पर या फेस पर जो दिखने को मिल रहा है, मान लीजिए ये पेशेंट का फेस है, तो इसको कभी डेंगू का बुखार हुआ और जब डेंगू का बुखार इसका ठीक हो गया, ठीक, तो इसके फेस पर रैसेस दिखाई देने लगे, लाइक दिस, ठीक। तो ये जो रैसेस हैं, इन्हीं रैसेस को हमने बोला है पोस्ट फेब्राइल कन्वल्सेंट ऑफ क्यूटेनियस हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब कि जो त्वचा है, जो स्किन है, वो इन वायरसेस के अगेंस्ट थोड़ा हाइपर सेंसिटिव हो गया है, जिसके कारण रैसेस जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम इन वायरल एंटीजन के खिलाफ स्किन के अंदर, इम्यून सिस्टम इन वायरल एंटीजन के खिलाफ स्किन के अंदर ही एक्शन लेने लग रहे हैं, जिसके कारण ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो रहा है और इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, रैश, ठीक। तो ये जो रैश उत्पन्न हो रहा है, ठीक, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें नॉर्मली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देने हैं, लाइक हमें क्या देना है, एंटी एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स देने हैं जो हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोके, ठीक। लाइक सबसे जानदार दवा सिट्रिजिन, ठीक। सिट्रिजिन को हमको देना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इससे थोड़ा नींद भी आता है, ठीक, ड्राउजी फील करता है पेशेंट, तो इसको हमें रात में ही प्रिस्क्राइब करना होगा कि रात में सोते समय ये खाए। अगर इससे भी नहीं ठीक होता है, एंटी हिस्टामिनिक देने से भी ठीक नहीं हो रहा है, तब क्या करना है, तब सम टाइम पेशेंट को जो प्रेडनिसोलोन जैसी दवाएं हैं, स्टेरॉइड, हमें 2 से 3 या 4 दिन के लिए देना पड़ता है, ठीक है। प्रेडनिसोलोन लाइक 5 mg टू 10 mg, ये हमको 2 से 3 दिन के लिए फॉर 2 to 3 डेज के लिए हमें प्रिस्क्राइब करना होता है, लेकिन मोस्टली एंटी हिस्टामिनिक से ही रैसेस सबसाइड हो जाते हैं, तो इसकी कभी कभार जरूरत पड़ सकती है, हमेशा नहीं, ठीक है।